सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? बच्चों, आज है शनिवार और शनिवार को हम लोग पढ़ाई से अलग कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें हम लोग बापू के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानकर अपने जीवन में अच्छी बातों को अपनाने की कोशिश करेंगे। फिर एक कविता को मज़ेदार ढंग से पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद जानेंगे फर्स्ट एड के बारे में और फिर मंच पर कैसे चढ़े टॉपिक में हम स्टेज परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारियां लेंगे। उसके बाद एक इंग्लिश राइम पढ़ेंगे और फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के लिए। और सबसे अंत में चलेंगे पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं शनिवार की स्पेशल क्लास। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ,
अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। छोटे मामा जी के घर एक छोटी सी बिलैया रे, चौके में जाती दूध दही खाती, चौके में जाती दूध दही खाती, वो तो चाटे मलैया रे। मोटे मामा जी के घर एक मोटी सी बिलैया रे, कोने में दुबकी चूहे की ताक में, कोने में दुबकी चूहे की ताक में, वो तो भागे दुबैया रे। लंबे मामा जी के घर एक लंबी सी बिलैया रे, छोटी छोटी उसकी आंख, लंबे लंबे उसके कान, उसकी लंबी सी पूछैया रे। फर्स्ट एड बॉक्स। घायल होने या अचानक बीमार पड़ने पर आपातकालीन उपचार करना पड़ता है। डॉक्टरी इलाज से पहले किए जाने वाले इस उपचार को प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक सभी चीजें एक जगह पर मौजूद होती हैं। इस बक्से के ऊपर एक धन या क्रॉस का निशान बना होता है। इन चीजों को हम 3 समूहों में बांट सकते हैं। एंटीसेप्टिक यानी रोगाणुरोधक पदार्थ, ये क्रीम, पाउडर या द्रव के रूप में होते हैं। इनका इस्तेमाल जख्म साफ करने के लिए किया जाता है। अलग अलग प्रकार की पट्टियां, गॉज रोल, एडहेसिव टेप, क्रेप बैंडेज, इन्हें जख्म पर चिपकाने या उस पर बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सहायक औजार, दस्ताने यानी ग्लव्स, कैंची यानी सिजर, चिमटी यानी फोर्सेप। चलो देखते हैं कि घरों और स्कूलों के फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी बोतल पर H2O2 लिखा होता है, जो इसका रासायनिक नाम है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटॉल, ये एक एंटीसेप्टिक द्रव है। डेटॉल का उपयोग घावों में संक्रमण या इन्फेक्शन रोकने के लिए किया जाता है। आयोडीन टिंक्चर या टिंक्चर ऑफ आयोडीन, यह भी एक एंटीसेप्टिक द्रव है। यह डेटॉल की जगह इस्तेमाल किया जाता है। पोविडोन आयोडीन पाउडर, यह भी एक एंटीसेप्टिक है, मगर यह पाउडर होता है। यह छोटी मोटी खरोंचों और कटे के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है।
पोविडोन आयोडीन मरहम, ये एक एंटीसेप्टिक है। इसे सीधे घाव पर लगाया जाता है और फिर गॉज पीस से ढककर मरहम पट्टी कर दी जाती है। बर्नॉल, बर्नॉल एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल यानी जीवाणुरोधक है और यह पेस्ट या मरहम के रूप में आता है। यह छोटे मोटे जलने, छिलने और कटने के उपचार में काम आता है। क्रेप बैंडेज, ये कपड़े की लंबी पट्टी का बंडल होता है। एड़ी या कलाई में मोच आने पर इसे सूजन कम करने के लिए बांधा जाता है। कसकर बांधने से यह रक्त प्रवाह को भी प्रभावित करती है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से बांधा जाता है। गॉज रोल, जख्म को ढकने के लिए या मरहम पट्टी को खिसकने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे पतली या छोटी पट्टियों में काटा जाता है और उनके अंदर एंटीसेप्टिक लगाकर जख्म पर मरहम पट्टी की जाती है। एडहेसिव टेप, एडहेसिव टेप एक प्रकार की चिपकने वाली पट्टी होती है। इसका इस्तेमाल जख्म को मरहम पट्टी करते वक्त किया जाता है। यह किस सामग्री से बना है और इसका क्या इस्तेमाल होना है, इसके अनुसार अलग अलग तरह के एडहेसिव टेप आते हैं। कॉटन रोल, जख्म पर मरहम पट्टी करने में कॉटन यानी रुई बहुत ज़रूरी होती है। कॉटन के गोले पर थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लगाकर उसे जख्म पर रख दिया जाता है। कॉटन द्रवों को सोख लेती है। यह खून या स्राव पोंछने के काम भी आती है। बैंडेड, बैंडेड एक प्रकार की चिपकने वाली पट्टी होती है जो छोटे मोटे घावों के उपचार में इस्तेमाल की जाती है। इस पट्टी का मध्य भाग रोगाणुरोधक सामग्री से बना होता है। मध्य भाग के दोनों ओर की पट्टी इसे शरीर पर चिपकाने के काम आती है। कैंची, गॉज रोल एडहेसिव टेप को काटने के लिए। फोर्सेप, जख्म से चिपकी हुई लकड़ी के कण या नुकीले टुकड़े निकालने के लिए। और गेज व कॉटन को पकड़ने के लिए फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लव्स, दूसरों को फर्स्ट एड देते वक्त संक्रमण से खुद का बचाव करना बहुत जरूरी है, इसलिए ग्लव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। चलो देखते हैं कि इन सभी को फर्स्ट एड बॉक्स में व्यवस्थित तरीके से कैसे रखते हैं। क्रेप बैंडेज, डेटॉल, आयोडीन टिंक्चर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बर्नॉल, पोविडोन आयोडीन मरहम, एडहेसिव टेप, बैंडेड, कॉटन रोल, गेज रोल, पोविडोन आयोडीन पाउडर, माइक्रोपोर एडहेसिव टेप, कैंची यानी सिजर, फोर्सेप, ग्लव्स। तो अब हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स के साथ बिल्कुल तैयार हैं। ध्यान रहे कि फर्स्ट एड बॉक्स की सभी चीज़ें आप इस्तेमाल करें या ना करें, एक निश्चित समय के बाद उन्हें बदलना ज़रूरी है। क्या आप पता कर सकते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए? Tele Covid ke cara tadi dia kata
हेलो दोस्तों, कैसी रही आपकी बातचीत अलग अलग लोगों से? काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज हम सीखेंगे कि नाटक में अपनी आवाज का सही तरह इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बारिश की पहली बूंद गिरने से पहले होती है बिजली की गरज। आपने सुना? बिजली की गरज बहुत ही तेज और ताकतवर होती है, और वैसे एक अच्छा एक्टर बनने के लिए हमें भी अपनी आवाज को बहुत तेज, बुलंद और ताकतवर बनाना होगा। तो चलो शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल खेल से। एक सीधी लाइन में खड़े हो जाइए और एक हाथ अपने पेट पे रख लीजिए। देख लीजिए कि आपके कंधे और कमर सीधे हैं। अब हम मान लेंगे कि अपना पेट एक गुब्बारे जैसा है। तो जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, हम अपने पेट को बिल्कुल गुब्बारे जैसे हवा से भर लेंगे, और फिर जब हम सांस को बाहर कर रहे हैं, हम अपने पेट को भी हवा से खाली करेंगे। जैसे जैसे हम हवा को निकाल रहे हैं, वैसे हम अपने पेट को खाली करेंगे और साथ साथ एक गुब्बारे के पचकने की आवाज बनाएंगे। इस खेल से हम यह सीखते हैं कि अपनी आवाज अपनी सांस के साथ निकालने से अपनी आवाज और ताकतवर और बुलंद हो सकती है, लेकिन आवाज को सही तरह निकालने से और चिल्लाने में बहुत फर्क है। बैठ जाओ, सही तरह से बोलना, बैठ जाओ। फर्क देख लिया? चिल्लाने में हम अपने गले से आवाज निकालते हैं, पर सही तरह से बोलने में हम अपनी आवाज अपनी सांस के साथ निकाल लेते हैं। तो चलो अगला खेल खेलते हैं। नाटक में हमारी आवाज बुलंद, स्पष्ट और धीमी गति में निकलनी चाहिए। कुछ ऐसे वाक्य हैं जिससे हम अपनी आवाज को और स्पष्ट बना सकते हैं। देखिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। आसान है, अब इसे जल्दी जल्दी बोलो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब एक और खेल खेलते हैं जिससे हम अपनी आवाज को और साफ और स्पष्ट बना सकते हैं। दोबारा से अपने पेट में हवा भर के ये साउंड निकालिए। अब आपको सिखाएंगे एक मजेदार गाना जिससे आपकी आवाज खुलेगी। तो साथ में गाइए। बोला हरा मेंढका एक दिन, बोला हरा मेंढका, बोला हरा मेंढका एक दिन। और फिर सब बोले पर मेंढक तो करते हैं वो नहीं करते वो नहीं करते। मजा आया? आने वाले वीडियोस में और भी मजे आएंगे, पर उससे पहले आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। आपके गांव में सुबह कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती है? आपके दोस्तों के साथ मिलकर ये सारी आवाजें सुनाइए, बिल्कुल ऐसे। इस होमवर्क का एक छोटा सा वीडियो जरूर रिकॉर्ड करना। आज हम सीखेंगे कि मंच पे कैसे चढ़ेंगे। एक महान नाटककार ने बोला है कि पूरी दुनिया एक मंच है, पर हमारे लिए मंच वो जगह है जहां पे नाटक प्रस्तुत किया जाता है। तो आज देख लेते हैं कि मंच पे कैसे चढ़े। एक आम आदमी के चलने में और एक महान एक्टर के चलने में जमीन आसमान का फर्क है।
जब एक शानदार एक्टर मंच पे चढ़ जाते हैं तब हम अपनी नज़र उससे हटा भी नहीं सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे खेल खेलेंगे जिससे हम अलग अलग चलने के तरीके सीख सकते हैं। क्या आपने कभी जानवर को चलते हुए देखा है? आज हम भी अलग अलग जानवरों की तरह चलेंगे। पहला जानवर है ऊंट। अपने घुटनों को झुकाते हुए अपने दोनों हाथों को पैर बनाएं। अब एक साथ अपने दाएं हाथ और बाएं पैर को आगे कर लीजिए। अगले कदम में अपने बाएं हाथ और दाएं पैर को एक साथ आगे कर लीजिए। ऐसे ही 2-4 और कदम आगे ले लें। क्या आप अपने दोस्त के साथ ऊंट चाल में दौड़ लगा सकते हैं? जरा कोशिश कर लो। अगली चाल है हाथी चाल। दोबारा से अपने हाथ को पैर बनाएं। इस बार हम अपने दाएं हाथ और दाएं पैर एक साथ आगे करेंगे और फिर अपने बाएं हाथ और बाएं पैर एक साथ आगे करेंगे। पता करें अपने दोस्तों में कौन सबसे तेज हाथी बन सकते हैं। आखिरी जानवर है मगरमच्छ। अपने हाथ कंधे के बराबर जमीन पर रखकर सीधा कमर के साथ हाथ और पैर पे आगे जाइए। इस तरह ध्यान से। जानवरों की तरह चल के मजा आया? अब हम एक और मजेदार खेल खेलेंगे। एक लाइन बनाकर चलने का दौड़ लगा दो, पर इस दौड़ में जो सबसे धीरे चलते हैं वो ही जीतते हैं। बिना रुके आप कितना धीरे चल सकते हैं? आया मजा? अब अगला खेल खेलते हैं। क्या आप धूप में कभी चले हैं या ठंड में? अलग मौसम में हमारी चाल भी बदलती है या नहीं? अगले गेम में हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरह से चलेंगे। कांटों पे चलना। मान लो कि जमीन पे बहुत सारे कांटे हैं, तो आप कैसे चलेंगे? जरा कोशिश करें। बर्फ पे चलना। अब कल्पना करो कि जमीन बर्फ हो गई है, कैसे चलेंगे बर्फ में? इन सारे खेलों से हमने क्या सीखा? यही कि मंच पर हम सिर्फ अपनी आवाज से नहीं, हमारी चलने, बैठने और उठने के तरीकों से काफी कुछ दिखा सकते हैं। अगली क्लास के पहले अपना होमवर्क जरूर कर ले। आपके घर के पास कौन सी जगह है जो आप मंच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं, और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना, ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अप्पा। अब बताओ कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अप्पा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद,
किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ बा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम चलेंगे इंडियन बाइसन एनक्लोजर के पास। गौर, इंडियन बाइसन एक बड़े और लंबे आकार का जंगली जानवर है। इसे बोलचाल के भाषा में जंगली भैंसा भी कहा जाता है। इंडियन बाइसन एक बहुत ही ताकतवर जानवर है जिसके ललाट और सींग के बीच उभार होता है। भारत के वेस्टर्न घाट्स, मध्य दक्षिण पूर्वी इलाकों, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी ये पाए जाते हैं। वयस्क नर भैंसे का रंग काला भूरा होता है। नर और मादा दोनों की सींग होते हैं जिसकी लंबाई 3.5 फीट तक हो सकती है। नर भैंसा का वजन मादा से करीब 1/4 ज्यादा होता है। पटना जू में अभी 2 गौड़ हैं, एक नर और एक मादा। ये दोनों मैसूर जू से अदला बदली कार्यक्रम के तहत लाए गए थे और ये एक ब्रीडिंग पेयर है। गौड़ के बारे में आगे मैं उतारना चाहूँगा कि ये शेड्यूल 1 का स्पीसीज है और हमारे वन प्राणी अधिनियम में इसे टाइगर के समान ही प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये शेड्यूल 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पीसीज है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में को स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए देखा जा सकता है। इनकी आकृति और इनका जो मेक है ये इन्हें दूसरे भैंसों से अलग बनाता है। ये देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका वज़न 500 से 600 केजी तक हो सकता है। ऐसे तो ये झुंड में रहना पसंद करते हैं और काफ़ी बड़े बड़े झुंड इनके जानवरों के देखा जा सकता है। इसमें एक अल्फ़ा मेल होता है जो पूरे झुंड का सरदार जिसे हम कह सकते हैं, वो पूरे झुंड को कंट्रोल करता है और ये काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए। और जब कभी भी किसी भी बाहर से किसी भी आदमी से या अन्य जानवरों से अगर इनका सामना होता है तो ये बच्चे एवं महिला जो में फीमेल हैं गौड़ उसको अंदर की ओर करके नर आगे सामने आ जाते हैं, जो इनके सोशल पैटर्न को बतलाता है। गौड़ के रख रखाव के लिए यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था की जाती है। हर मौसम के हिसाब से इनके भोजन और रहने सहने की व्यवस्था की जाती है। जाड़े में अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए
इनके ज़मीन के नीचे में पुआल इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, इनको शेड दिया जाता है ताकि ठंड से बच सके। उसी प्रकार गर्मी में भी इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी का फव्वारा इत्यादि दिया जाता है, ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है ताकि ये नमी प्रदान किया जा सके। इनका जो आहार है ये मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। गर्मी में इनको जैसे सुबह में पड़ता है दाना डियर मिक्स दिया जाता है, भूसा दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है, फल दिया जाता है। उसी प्रकार फिर शाम के समय में इनको ये हरे चारा, पत्ती और ये दाना वगैरह इत्यादि भोजन में दिया जाता है। इंडियन बाइसन ज्यादातर घास, बांस, झाड़ी, पेड़, अनाज इत्यादि खाते हैं और दिन भर में 15 घंटे तक खाते रहते हैं। जंगली भैंसों के आगे और पीछे के पैरों में रंग उजला या हल्के पीले रंग का होता है, जिससे ये रंग मोजे की तरह दिखता है। इनके सूंघने और सुनने की शक्ति अधिक होती है। इंडियन बाइसन की औसत उम्र 25 से 30 वर्ष होता है। मादा लगभग 275 दिनों में बच्चे को जन्म देती है। इंडियन बाइसन पानी के भी शौकीन होते हैं और रोज 1 या 2 बार पानी के स्रोत के पास पानी पीने जाते हैं। आज हम लकड़बग्घा यानी हायना के एनक्लोजर के पास चलेंगे। ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के घास के मैदान, रेगिस्तान, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये भारत के जंगलों में भी मिलते हैं। लकड़बग्घा ज्यादातर परिजीवी और मांसाहारी जानवर होते हैं जो होनिंडे परिवार के सदस्य हैं। शक्तिशाली जबड़ा, मजबूत अगली टांगे और नुकीले दांत होने के बावजूद ये बड़ा शिकार नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी दूसरे शिकारी जानवर द्वारा मारे गए जीव को खाते हैं। लेकिन कभी कभी ये बीमार और जख्मी छोटे जानवर का शिकार भी कर लेते हैं। लकड़बग्घों के आगे के 2 पैर पीछे के दोनों पैरों से बड़े होते हैं, जिसका असर इनके चाल पर भी पड़ता है। इनको चलते हुए देखने पर ऐसा लगता है मानो ये लंगड़ा कर चल रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनके दौड़ने की रफ्तार काफी तेज होती है। सामान्य तौर पर लकड़बग्घा के शरीर के बालों का रंग भूरा होता है। धारीदार लकड़बग्घा के हल्के काले रंग की धारियां भी होती हैं और धब्बेदार लकड़बग्घा के शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं। यह प्रायः समूह में रहना पसंद करते हैं। मादा लकड़बग्घा 2 से 3 वर्षों में बच्चे पैदा करने योग्य हो जाती है और करीब 3 महीने की गर्भावस्था के बाद मादा लकड़बग्घा एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। नर लकड़बग्घे का वजन 26 से 41 किलोग्राम का होता है, जबकि मादा लकड़बग्घे का वजन 26 से 34 किलोग्राम का होता है। एक स्वस्थ लकड़बग्घे का जीवन काल 20 से 25 सालों की होती है और इसकी ऊंचाई 66 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है। हायना मूल रूप से पूरे भारत में पाया जाता है। भारत में सभी प्रकार के जंगलों में मिलते हैं, खास करके विशेष जहाँ मनुष्यों की आबादी है उस जगह पे ये अधिक भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। प्रायः ये सड़क पे, जंगल के किनारे पाए जाते हैं। हायना जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 3 का प्राणी है, जिसे इसे लोअर रिस्क पे रखा गया है।
रख रखाव पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। साप्ताहिक इनकी केजों की सफाई होती है, मोट सफाई होती है, घास की कटाई होती है। जाड़े के ऋतु में इन्हें हीटर वगैरह दिया जाता है। गर्मी के मौसम में कूलर और पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है ताकि इनके मौसम के हिसाब से यहाँ पे ये रह सके। लकड़बग्घे की एक विशेष खासियत होती है कि ये जो बोलते हैं तो इनका बोलने का जो आवाज़ होता है लगता है कि कोई लकड़ी पे आरी चला रहा है। भेड़िया कैनिडाए पशु परिवार का सबसे बड़ा वन जीव है। ये मुख्यतः अमेरिका, यूरोप और एशिया के जंगलों में मिलते हैं। भेड़िए बेहद सामाजिक जानवर होते हैं। ये समूह में ही रहते हैं और समूह में ही शिकार करना पसंद करते हैं। इनके समूह को पैक कहा जाता है। सामान्यतः एक पैक यानी समूह में 8 से 9 भेड़िए होते हैं, लेकिन किसी किसी पैक में 20 से 30 भेड़िए भी हो सकते हैं। इनकी सामाजिक संरचना बहुत मजबूत होती है और नियम बेहद कड़े होते हैं। हर समूह में एक अल्फा नर और मादा होती है जो समूह का नेतृत्व करते हैं। भेड़िया के जबड़े काफी मजबूत होते हैं। इनमें 42 दांत मांस को काटने चीरने के साथ ही हड्डियों को चबाने का काम भी बखूबी करती है। इनमें गजब की सहन शक्ति और चलने की क्षमता होती है। कभी कभी ये भोजन की तलाश में अपने घर से कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं। ये सामान्यतः 8 किलोमीटर की रफ्तार से पूरे दिन चल सकते हैं, लेकिन शिकार मिलने पर ये काफी तेज और फुर्तीले हो जाते हैं। ये सामान्यतः 100 से 130 सेंटीमीटर लंबा और 60 से 95 सेंटीमीटर ऊंचा होते हैं। इनकी औसत उम्र 13 से 15 सालों की होती है। ये 2 से 3 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं और इनका प्रजनन काल लगभग 2 महीनों का होता है। एक बार मादा भेड़िया 4 से 7 बच्चों को जन्म देती है। इनके बच्चों को पप्स भी कहा जाता है। भेड़ियों की नजर बहुत तेज होती है और उनके सूंघने की ताकत भी गजब की होती है। ये कैनेडी फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य होता है, अर्थात ये कुत्ते के फैमिली से संबंधित है। और इनका जो कलर होता है ये ग्रे कलर का होता है। वुल्फ जो हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इंडिया में सभी तरह के फॉरेस्ट में है। और पटना जू में इनकी संख्या 5 है, जिसमें 2 मेल हैं और 3 फीमेल है। लास्ट ईयर 1 मेल और 1 फीमेल को वनलूर जू से लाया गया था। अपने से बड़े जानवर को भी, कई गुना बड़े जानवर को भी झुंड में रहने के कारण मारने में सफल होते हैं। काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकते हैं। इनका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड किया गया है। पटना जू में इनको मेनली हम लोग बीफ खाने के लिए देते हैं, जो लगभग 2.5 से 3 केजी तक एक जानवर बीफ को खाना पसंद करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद भेड़िया और लकड़बग्घा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर जाते हैं और इन्हें आश्चर्य की नजरों से देखते हैं। आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय पालतू जानवरों में से एक है, लेकिन इनमें कुछ बेहद खतरनाक और डरावने भी होते हैं। आज हम चलेंगे बिल्लियों के एनक्लोजर के पास और जानेंगे उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम बाघ, शेर, चीता और तेंदुआ के बारे में तो जानते हैं कि ये सभी बिल्लियों की बड़ी नस्लें हैं। इसके अलावा बिल्लियों की छोटी नस्लें भी हैं, जिनमें जंगली बिल्ली और फिशिंग कैट दोनों महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जंगली बिल्ली के बारे में। ये अन्य बिल्लियों की तरह रात में सक्रिय नहीं रहते हैं, बल्कि ये सुबह में या शाम को अपना शिकार करना पसंद करते हैं। इन्हें पानी पसंद है और ये काफी अच्छे तैराक होते हैं। खतरे को देखकर ये पानी में गोता भी लगाते हैं। एक स्वस्थ जंगली बिल्ली का जीवन काल लगभग 15 सालों का है। इनका वजन 10 से 16 किलोग्राम तक होता है। ये लगभग 36 सेंटीमीटर ऊंचे
और 59 से 76 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये सामाजिक नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें एकांत में रहना पसंद है। ये केवल प्रजनन काल के दौरान ही एक दूसरे के नजदीक आते हैं। इन्हें छिपकली, मेढक, कीड़े, खरगोश खाना बेहद पसंद है। इनका प्रजनन काल जनवरी से मार्च के बीच होता है। 63 से 66 दिनों के गर्भ धारण के बाद मादा जंगली बिल्ली एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म देती है। इनके बच्चे को किटन भी कहा जाता है। इनके बच्चे जन्म के 11 से 18 महीनों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। जंगली बिल्ली काफी तेज धावक होते हैं। यह प्रायः 30 से 32 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये एक मीडियम साइज के कैट्स होते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इंडिया पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये विश्व के अलग अलग देशों में भी पाए जाते हैं और इनका जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है और इनमें वो सभी फीचर्स पाए जाते हैं जो टाइगर में पाए जाते हैं। जैसे ये अपने टेरिटरी का मार्किंग करते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें सोलिटरी रहना ज़्यादा पसंद है। इनका जो कलर है ये मटमैले रंग का होता है, ब्राउन, और शुरू में इनका वज़न काफ़ी कम होता है। ये लगभग 40 से 50 ग्राम के ही होते हैं और काफ़ी असहाय होते हैं और 10 से 12 दिनों के बाद इनका आँख खुलता है और धीरे धीरे ये मदर का फीडिंग के बाद 5 से 6 महीने बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। 1 साल के बाद ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और पटना जू में ये काफ़ी अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं। जो जंगल कैट्स हैं, लेसर कैट्स भी इन्हें कहा जाता है। जंगली बिल्ली के बाद अब हम चलेंगे फिशिंग कैट के एनक्लोजर के पास। मुख्यतः आर्द्र भूमि और अनुकूलित क्षेत्र में पाई जाने वाली इस बिल्ली का मुख्य भोजन मछली होता है। इसी वजह से इन्हें फिशिंग कैट भी कहा जाता है। दुर्लभ विलुप्त प्राय फिशिंग कैट शारीरिक रूप से सामान्य बिल्लियों के तुलना में दोगुने आकार के होते हैं। इनमें मादा का वजन 5 से 9 किलोग्राम का होता है तो नर का वजन 8 से 16 किलोग्राम का होता है। इनकी लंबाई लगभग 57 से 78 सेंटीमीटर तक होती है। इन्हें मछली के अलावे छोटे जानवर, मुर्गी और छोटे आकार की बकरी खाना पसंद है। ये एकांत और निशाचर शिकारी होते हैं। ये दिन में घने झाड़ियों में आराम करना पसंद करते हैं और फिर भोजन के लिए रात को पानी में रहते हैं। ये गजब के तैराक होते हैं। मछली का पीछा करते हुए ये अक्सर कई किलोमीटर तक तैरते हैं। इनका प्रजनन काल जनवरी से फरवरी का होता है। 60 से 70 दिनों के गर्भ धारण के बाद मादा फिशिंग कैट एक बार में 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। इनके शावक लगभग 11 महीनों के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनके ब्राउन कलर के फर पाए जाते हैं और इस पे ब्लैक कलर का स्ट्राइप होता है। इनके गर्दन पे जो 2 ब्लैक कलर के स्ट्राइप होते हैं और वर्ल्ड में इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली एशिया में ये इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कोई अफ्रीका में भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मेनली मार्सी एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये बिल्ली देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और अपने एनक्लोजर में ये काफी चंचल होते हैं। इसी कारण यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच ये बेहद लोकप्रिय हैं और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास आकर इन्हें जरूर देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे?
हाँ, चचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे। बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है।
सुरक्षित जीवन चलाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।